हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री सिंप्लीफाइड फॉर यू। आज के वीडियो में हम MHI 102 सीरीज़ के यूनिट 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये यूनिट एनलाइटनमेंट पे बेस्ड है। तो 18th सेंचुरी यूरोप में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा था। ये वो टाइम था जब मॉडर्निटी की तरफ ट्रांजिशन हो रहा था। इस पीरियड को एनलाइटनमेंट या एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है। इसमें लॉजिक, साइंटिफिक इंक्वायरी और इंडिविजुअल लिबर्टी पर जोर दिया जाता था। रेनेसां और रिफॉर्मेशन से ये थोड़े अलग था, क्योंकि एनलाइटनमेंट में रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और हायरार्की को चैलेंज किया गया था। एनलाइटनमेंट थिंकर्स ने रिलीजन को बिल्कुल रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन उनका मानना था कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का नॉलेज और सोसाइटी और इंडिविजुअल पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होना चाहिए। के एनलाइटनमेंट थिंकर्स में फ्रांस से वोल्टायर, डियड्रॉट, कॉन्कॉर्ड और इसके ये थोड़े थिंकर्स आते हैं। इसके अलावा स्कॉटलैंड से एडम स्मिथ और डेविड ह्यूम, इन्होंने इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी को जो है सेव किया। जर्मनी में इमैनुअल कांट ने रीजन और मोरालिटी पर काम किया। इटली में बैक्टीरिया ने क्राइम और पनिशमेंट के बारे में नए आइडियाज़ दिए। बेसिकली हर जगह से थिंकर्स ने अपने अपने तरीके से सोसाइटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की। तो हम देख लेते हैं कि आइडिया ऑफ प्रोग्रेस क्या था। तो एनलाइटनमेंट थिंकर्स का मानना था कि ह्यूमन सोसाइटी कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव हो रही है, रीजन, नॉलेज, इनोवेशन, इन सब चीज़ों की वजह से। और प्रोग्रेस के लिए दो मेन आइडियाज़ इन्होंने प्रपोज किए। पहला कि प्रेजेंट जो है पास्ट से सुपेरियर है, क्योंकि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल, साइंटिफिक, ये सब एरियाज़ में बहुत सारे एडवांसमेंट आ गए हैं प्रेजेंट टाइम में, और प्रोग्रेस की वजह से ह्यूमन हैप्पीनेस बढ़ती है। तो और साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा हुए इस टाइम पे, जैसे कि कोपरनिकस, केल्पर, न्यूटन और गैलीलियो ने एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प की। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट भी हुआ, क्यों जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन बढ़ी और मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ पाई गुड्स और वस्तुओं की, तो जिससे लोगों की ज़रूरतें बहुत पूरी होने लग गई। बेटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स भी डेवलप हुए, जैसे कि रोड्स, कैनाल्स, ट्रेड नेटवर्क्स। इससे इकोनॉमी भी मजबूत बनी और ग्लोबल कॉन्टैक्ट भी बढ़ पाया लोगों का। बट वहीं इमैनुअल कांट का ऐसा कहना था कि सिविलाइजेशन की जो है सक्सेस या हैप्पीनेस की गारंटी उसके जो है मटेरियल अचीवमेंट से नहीं देखनी चाहिए, बल्कि क्या फ्रीडम, कितने डिग्री तक फ्रीडम मिल पा रही है इंडिविजुअल्स को वहाँ पे, उसके बेसिस पे करना चाहिए। उनका मानना था कि इंडिविजुअल राइट्स और रैशनल थॉट कितना सोसाइटी में इनग्रेन्ड है, तो उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि सोसाइटी कितनी मॉडर्नाइज्ड है या फिर वेल स्टेबल, मतलब स्टेबल है। ओके, एनलाइटनमेंट व्यू ऑफ हिस्ट्री। तो ये देख लेते हैं भाई कि ग्रीक्स का मानना था कि हिस्ट्री साइक्लिकल है, यानी कि सिविलाइजेशंस राइज एंड फॉल होती हैं। इसके बदले में एनलाइटनमेंट थिंकर्स मानते थे कि हिस्ट्री लीनियर है और प्रोग्रेस होती है तो फिर आगे फ्यूचर बेटर बनता है, फिर फ्यूचर में बेटर प्रोग्रेस होती है तो और बेटर बनता है। मिडिवल क्रिश्चियनिटी का कुछ ऐसा मानना था कि लाइफ ऑन अर्थ इज टेम्पररी, पीपल शुड फोकस ऑन क्रिएटिंग गुड कर्मा और समथिंग लाइक दैट फॉर आफ्टर लाइफ। लेकिन एनलाइटनमेंट थिंकर्स ने कहा कि भाई अर्ली प्रोग्रेस जो होती है ना, दैट ऑल्सो मैटर्स एंड हैप्पीनेस इज अचीवेबल हियर एंड इट शुड बी डिजायर्ड, राइट। फिर रेनेसां हिस्टोरियंस का ऐसा मानना था कि एंशियंट सिविलाइजेशंस बहुत ज़्यादा मतलब एडवांस्ड थी और पीक ह्यूमन अचीवमेंट एंशियंट सिविलाइजेशन के टाइम पे ही हो गया था। जबकि एनलाइटनमेंट थिंकर्स कहते हैं कि प्रेजेंट और फ्यूचर उससे भी बेटर हो सकता है, और इसलिए प्रेजेंट और फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए। वी शुड नॉट बी ऑब्सेस्ड अबाउट एंटिक्विटी और एंशियंट सिविलाइजेशंस। फिर देखते हैं साइंस और नॉलेज के बारे में। तो साइंस और नॉलेज की वजह से सोसाइटी पे बहुत अच्छे इम्पैक्ट्स पड़े। मॉन्टेस्क्यू ने जो है क्या ज्योग्राफी पे स्टडी किया, क्लाइमेट कैसे सोसाइटी को शेप करता है ऐसा बताया। डेविड ह्यूम और एडम फर्गसन ने साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर को एम्पिरिकल मेथड से समझाया। डियोड्रॉट ने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन से बेटर बनाया। फिर साइंटिफिक मेथड्स की जो है इवोल्यूशन हुई, जिसमें क्या है कि सिंपल स्टेप्स जो है डाले गए कि जिससे साइंटिफिक इंक्वायरी को इम्प्रूव किया जा सके। कि पहले ऑब्जर्वेशन करना है किसी चीज़ का, फिर उसके बारे में हाइपोथेसिस क्रिएट करनी है, फिर उस थियरी पर एक्सपेरिमेंटेशन करना है, डेटा को एनालाइज करना है, उसके बाद यू कैन रीच अ कंक्लूजन। तो ये साइंटिफिक मेथड एक तरह से डेवलप हुआ। ये मेथड ने ह्यूमन प्रोग्रेस को रिलीजियस डोगमा से अलग किया और लोकल जो है लॉजिकल इंक्वायरी पर फोकस किया। सॉरी।
साइंस वर्सेस रिलीजन भी देखते हैं, तो एनलाइटनमेंट ने रिलीजियस अथॉरिटी को चैलेंज किया। थिंकर्स लाइक वोल्टायर और हेल्बॉक ने ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि उन्होंने साइंटिस्ट्स को परसिक्यूट किया, वॉर्स को फ्यूल किया और नॉलेज को सप्रेस किया। वोल्टायर का कहना था कि रिलीजियस वॉर्स ने ब्लडशेड और डिवीजन फैलाया है। रिलीजन को मोरालिटी पर फोकस करना चाहिए और जो है पॉलिटिकल और सोशल लाइफ पे नहीं करना चाहिए, बल्कि एनलाइटनमेंट थिंकर्स एथिस्ट नहीं थे। पहली बात तो वो मानते थे कि एक सुप्रीम गॉड है, कोई ना कोई सुप्रीम पावर है इन द वर्ल्ड, पर वो सुप्रीम पावर लोगों के द्वारा नहीं चलती है। तो पीपल हु आर रनिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स शुड नॉट हैव कंट्रोल ओवर अदर पीपल। मैन एंड सोसाइटी, तो एनलाइटनमेंट थिंकर्स ने एब्सोल्यूट मोनार्की और ब्लाइंड ओबीडियंस को अपोज किया। उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, सेपरेशन ऑफ पावर, ये इन सब पे जोर दिया, और ये सेपरेशन ऑफ पावर मोंटेस्क्यू का जो है थिंकिंग था। इन्होंने प्रपोज किया कि गवर्नमेंट को 3 हिस्सों में बांटा जाना चाहिए, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर एंड जुडिशियल पावर, ताकि वहाँ पे टायरानी यानी कि अतिवाद ना हो सके। बैक्ट्रिया ने अगेन बताया, मैंने क्राइम और पनिशमेंट के बारे में अपने अच्छे-अच्छे जो है सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि जो कानून होने चाहिए दैट शुड बी बेस्ड ऑन रीजन, ना कि ट्रेडिशन या फिर रिलीजियस बिलीफ पर। पनिशमेंट क्या होनी चाहिए कि प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए टू द क्राइम। छोटे से क्राइम के लिए बड़ा पनिशमेंट नहीं, बड़े से क्राइम के लिए एकदम छोटा सा ऐसे फाइन नहीं। ओके, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस होना चाहिए और उसको इंश्योर करने का भी टूल होना चाहिए मतलब अथॉरिटीज के पास। एडम स्मिथ ने कहा इकोनॉमिक फ्रीडम के बारे में, उन्होंने एडवोकेट किया। उन्होंने ऐसा कहा कि फ्री मार्केट जब होती है तो वहाँ पे इनोवेशन और प्रॉस्पेरिटी आती है। उन्होंने कहा कि सेल्फ इंटरेस्ट जो होता है उससे सोसाइटी को बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उसमें लोग अपने जो है पर्सनल बेनिफिट पे फोकस करते हैं, तो दे फाइंड बेटर एंड बेटर वेज टू कंडक्ट बिजनेस और इनोवेट थिंग्स एंड टेक्नोलॉजी। इनविजिबल हैंड थियरी दी उन्होंने। इसका मतलब ये था कि इकोनॉमी में क्या है कि सेल्फ रेगुलेशन हो जाता है खुद से, गवर्नमेंट की इन्वेंशन नहीं करनी पड़ती, गवर्नमेंट को सॉरी इंटरवीन नहीं करना पड़ता, और इकोनॉमी को बस फ्री छोड़ दिया जाए तो अपना जो है मार्केट अपना बैलेंस खुद क्रिएट करता रहता है। ओके, अब देख लेते हैं सोशल इम्पैक्ट ऑफ एनलाइटनमेंट। तो एजुकेशन को ना प्रोग्रेस का एक जरिया माना जाने लग गया। कॉफी हाउसेस और सैलॉन्स में इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस होने लग गए। न्यूज़पेपर और बुक्स ने आइडिया को पब्लिक तक पहुंचाया, और फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस ने डेमोक्रेसी और इंडिविजुअल राइट्स को प्रमोट किया। स्लेवरी और वुमेन्स राइट्स पर भी डिबेट्स शुरू हुई। तो बहुत कुछ बदला बिकॉज ऑफ एनलाइटनमेंट इन सोसाइटी। ओके, और या फ्यूचर के लिए भी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स दिखने लग गए, क्योंकि एनलाइटनमेंट में इतना सब कुछ नया नया हो रहा था। एवरीबडी वाज फोकस्ड ऑन थिंकिंग डिफरेंटली एंड ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन द वर्ल्ड। तो इसकी वजह से भाई इम्पैक्ट ऑफ एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट का इम्पैक्ट ऐसा रहा कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ 1776 में, और उसके बाद हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में। तो रिलीजियस इम्पैक्ट में मतलब चर्चेस को पॉलिटिकल पावर जो चर्चेस के पास था वो कम हो गया, और रिलीजियस टॉलरेंस भी बढ़ा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन को इनकरेज किया गया। सोशल इम्पैक्ट में एजुकेशनल रिफॉर्म्स और साइंटिफिक एडवांसमेंट्स आए। तो ये सब आंसर लिख सकते हैं। कंक्लूजन ऐसा है कि एनलाइटनमेंट ने मॉडर्न वर्ल्ड को शेप किया। इसके आइडियाज ने मॉडर्न डेमोक्रेसी, साइंटिफिक एडवांसमेंट और सोशल रिफॉर्म्स को इन्फ्लुएंस किया। आज भी एनलाइटनमेंट के आइडियाज फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स और नॉलेज को डिस्कशन में सेंटर बनाते हैं। सॉरी, तो आज भी एनलाइटनमेंट जो आइडियाज हैं वो रेलेवेंट हैं किसी भी तरह के डिबेट वगैरह में। तो ये था कंक्लूजन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इट्स कम्प्लीटली फ्री, और मुझे एनकरेजमेंट मिलती है आप ऐसा करते हैं तो। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।